नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। आने वाले 1.5 वर्षों में सरकार विभिन्न विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी। यह भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। सरकार के इस कदम से करोड़ों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये नौकरियां देने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सरकार के इस कदम के लिए ट्वीट किया गया। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। जानकार पीएम मोदी के इस कदम को आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट दिसंबर 2023 रखा गया है। वहीं साल 2024 में देश में आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव भी होंगे। इस साल 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा साल 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई अहम राज्यों में चुनाव होने हैं। ये सभी राज्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की नजर से बेहद अहम माने जा रहे हैं। कि वो अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका, और देश की प्रगति होगी। और आप जैसे यंग के लिए कितनी बड़ी खबर है? देखिए, बहुत अच्छी खबर है और हम बहुत खुश हैं मोदी जी से, जो इतना बड़ा रोज़गार देंगे 10 लाख लोगों को, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। लगता है कि चांस आ जाए। जी 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 जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम समृद्धि है। जी, क्या कहेंगे आज मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किए वो बहुत अच्छी बात है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड गवर्नमेंट से ये ऐसी एक्शन तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो जगहें निकाली है और जो हिसाब से लोगों की ज़रूरत है, वो जगह और ज़रूरत बहुत कम ज़्यादा है। इसलिए मेरा कहना है कि उन्होंने जो जगह पहले से है उनको भरने को होना, जो लड़के पास आउट है उनको पहले जॉब मिलने को होना, उसके बाद जो अभी नया निकला है उसके लिए लोग अप्लाई करेंगे। जैसा आप बोल रहे हो कि 10 लाख जगह मोदी जी ने निकाली है, पर यूथ काफ़ी ज़्यादा है, जगह वो बहुत कम है। 10 लाख एलिजिबल होने के लिए, वो जगह के लिए एलिजिबल होने के लिए लोग बहुत ज़्यादा खड़े हैं। एंड 10 लाख के लिए 50 लाख लड़के एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद पास होते हैं, उसके पास वो रिजल्ट नहीं लगता है, उसके बाद फिर वो जगह आती है, कब मिलता है इसमें समय निकल जाता है। एक इस टाइम ड्यूरेशन में उनका और एक इलेक्शन आ जाता है, और एक उनके पास एक मुद्दा मिल जाता है कि हमने 10 लाख जगह निकाला है, जो पिछले इलेक्शन से उन्होंने भरा नहीं है। यही सेम बात मेरे को कहना है कि अगर तुमको 10 लाख जगह देना है तो जो कैपेबल लड़के हैं एट प्रेजेंट, उनका तुम तुरंत में सब कुछ डाटा लेके उनको जॉब दे दो। 14 से गवर्नमेंट आई है, तब से तो सिर्फ वादे ही किए हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट नौकरी का बोल रहे हैं, सब तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब सरकारी नौकरी बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है क्या? जो भी ये विकास की बातें करते हैं, ये हुआ है क्या? ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इनके वादे रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। मेन बात यह है कि अगर गवर्नमेंट नौकरी का बोलते हो, जैसे कि एमपीएससी में लोग महाराष्ट्र में करते हैं, लेकिन वैकेंसी जो है अभी तक के मतलब जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके मतलब रिजल्ट नहीं लगते, 2-2 साल वेटिंग रहता है। जिनके मतलब फाइनल रिजल्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुका है, उनके भी कोई नामो निशान है ही नहीं। जैसे रेलवे का हो गया, जैसे आपका सेंट्रल का भी हो गया, तो सेंट्रल की भी नौकरी में वही हाल है। जैसे पहले 2014 के पहले नौकरियां निकलती थी, उस टाइम पे मतलब लोगों को और स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि मतलब कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी वो सीन नहीं है। लोगों की एज पार हो चुकी है, एज लिमिट ख़त्म हो गई है। ऊपर से जो एस्पायरेंट्स है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनका तो मतलब भरोसा ही नहीं है अभी कि एक्चुअली नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मान के चलते हो ये 30 साल से 35 साल के ब्रैकेट में लोगों का अगर पकड़ के चलते हो, 10 साल में मतलब 10 लाख नौकरियाँ देंगे, ये कब देंगे? और इनका कोई मतलब डाटा है क्या, और एक्चुअली इनका कोई ग्राफ है क्या बना हुआ? ये एग्जैक्टली उसी टाइम पे निकलेंगे, उसी टाइम पे एग्ज़ाम होगा और ये भी होगा कि या किसी और इसकी ये निकलती है तो पोस्ट निकलती है सिर्फ 2000 और लोग भरते हैं 10 लाख। ये इसका रेलवे का ही देखिए, और रिज़ल्ट तो डिक्लेयर होता नहीं है उसका। इतने दिनों से अभी तक पेंडिंग है रिज़ल्ट, वही क्लियर कर नहीं पाए। तो ये क्या 10 लाख बोल के सिर्फ ये पेपर पे है, मेरे को तो भी ऐसा लगता है। ये कभी क्लियर होंगी, मेरे को तो नहीं लगता कि ये 10 लाख
देना बोलना बहुत इजी बात है, लेकिन देना बहुत बड़ी बात है। अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है। बेरोजगारी मिटाने को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है कि 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष लगातार तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 10 लाख नौकरियां देने का जो ये वादा है वो काफ़ी कम माना जा रहा है। इसलिए रणदीप सुरजेवाला ने ये बयान दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है और सरकार के इस फैसले को हास्यास्पद बताया है। मिशन मोड में हालांकि सरकार अब नौकरियां देने के लिए कोशिश कर रही है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है। सरकार अगले 1.5 साल में बम्पर नौकरियां देने जा रही है। इस दौरान सरकार की 10 लाख लोगों को भर्ती करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यह घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पड़े पदों की समीक्षा करने के बाद अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया है। उन्हें मिशन मोड में यह भर्तियां करने को कहा गया है। पिछले कई साल से सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकारी विभागों में लाखों पद जो हैं खाली पड़े हुए हैं। जानकारों के मुताबिक पहले राउंड में सोने का 40,000 पद भरे जाएंगे। इसके बाद सेना के 40,000 पद भरे जाएंगे, क्योंकि इस विभाग में 2 साल से भर्तियां नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल रेलवे में ही 3 लाख के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। सुयश वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और आकाश जिंदल जी आर्थिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सुयश जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है, लेकिन विपक्ष को ये फैसला रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि आपने 50 साल में सबसे अधिकतम बेरोजगारी के स्तर पर एक तो देश को लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद जब आप नौकरियों में भर्ती की बात कर रहे हैं तो वो भी महज 10 लाख। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। देखिए, ऐसा है विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कभी ना कोई कहना ही होता है। इनका काम ही है ये कहने का। इनको अच्छी चीजों में से भी बुराई निकालनी होती है, चाहे उसमें बुराई हो या ना हो। देखिए, कभी भी हम देखते हैं कि जो रोजगार है, रोजगार का मतलब केवल नौकरी ही नहीं है। रोजगार का सृजन करना भी बेरोजगारी दूर करना है। अगर आप पहले की सरकारों में तुलना करें और आज की सरकार में तुलना करें, तो सरकार ने पहले जो थी उन्होंने कभी रोजगार का सृजन करने पर ध्यान ही नहीं दिया। मोदी सरकार ने सदैव उनकी प्राथमिकता ये रही है कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए, कौशल विकास करा है, लोन दिए हैं उनको काम करने के लिए, जिसमें वो अपना स्वयं का काम भी करें और रोजगार भी दें। और बात रही सरकारी नौकरियों की, तो अब ये 10 लाख नौकरी निकली, तो इनको क्या दिक्कत है इससे निकलने से? नौकरी अब निकल रही है। और दूसरी बात, अब तक जितनी नौकरियां प्रदेश सरकार में या केंद्र सरकार में लगी हैं, वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की, उसमें कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं है। और जबकि दूसरी तरफ जब इनकी गवर्नमेंटें नौकरियां देती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहता था। रेट तय हो जाते थे, दिल्ली में बैठकर आका इनके रेट तय करते थे कि इस नौकरी का इतना रेट है। ठीक है, जो लोग सक्षम होते थे उनको नहीं, जो लोग पैसे से सक्षम होते थे उन लोगों को नौकरियां मिलती। पैसे लेकर नौकरियां बेची जा रही थी। बिल्कुल सबको पता है। कांग्रेस ये तो नौकरी भ्रष्टाचार घोटाला भी हरियाणा में भी देखने को मिला था सर। आप पर इतने आरोप लगे थे। हरियाणा का ही अभी हाल ही का मसला है कि किस तरीके से वहां पर नौकरियों में घोटाला किया गया। वो तो अगर आप अलग अलग राज्यों उठाकर देखेंगे तो जगह जगह से इस तरह की खबरें और इस तरह के आरोप और इस तरह की जांचें चल रही हैं। पूरी तरीके से तो बंद नहीं हुआ। वशिष्ठ साहब, आवाज जा रही है आप तक? सुयश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। बताएं, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, जहाँ तक जांचों की बात है, जिस समय उस जांच का निष्कर्ष निकल के आएगा, बेहतर होगा कि हम उसी मुद्दे पर बात करें उस समय। लेकिन इनके में जो पिछली केंद्र सरकारों ने जो नौकरियां निकाली, भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो सकता है और वो कितना उजागर हुआ है। आज जो ये नेशनल हेराल्ड वाला जो केस चल रहा है, क्या दिक्कत है राहुल गांधी जी को जाकर जवाब देने में? उस संविधान नहीं, वो भी मुद्दा ही है। सवाल कोई नहीं घुमा रहा।
कोई सवाल नहीं। व्यापम घोटाला किसी से छुपा नहीं है, येदियुरप्पा का घोटाला किसी से छुपा ठीक नहीं है, है अडवाणी मुन्ना जी का खान जी, घोटाला खान किसी साहब से खान छुपा साहब नहीं अपने है। बारे में बोलिएगा ना, एक बार उनका रिएक्शन पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगी सर आपके पास ही। मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, बात हो रही है भ्रष्टाचार की, बात हो रही है बेरोजगारी की, ठीक है। ठीक है, अब जो ये 10 लाख नौकरी निकली है बिना भ्रष्टाचार के सीधे सीधे युवाओं को नौकरी मिलेंगी, इससे क्या दिक्कत है बताइए? किसी को दिक्कत है क्या इन नौकरियों से? खान साहब क्या परेशानी है सर? रोजगार नहीं दे रही सरकार, रोजगार नहीं दे रही। अब 10 लाख नौकरियां अगले 1.5 साल के लिए बोला गया है, ऐसा नहीं कहा है कि बस अब इसके बाद नौकरियां नहीं दी जाएंगी। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो सरकार के किसी कदम का तो स्वागत करें हम। विपक्ष में होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हर फैसले का हमें विरोध करना है। पल्लवी जी, बहुत सरल तरीके से समझने की बात है जी। जिस तरीके से ये सरकार केंद्र में आई थी, इसके बड़े बड़े लंबे लंबे जुमले थे, वादे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाना ढिकाम सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाना ढिकाम सरकार। कहाँ थे वो वादे? मैं कहता हूँ 2 लाख नौकरियां साल के देने वाले थे, 9 साल आपको हो गए, 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? अब 10 लाख दे करके क्या किस सहानुभूति को आप अपनाना चाह रहे हो? क्या सहानुभूति दे रहे हो हिंदुस्तान? नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं उम्मीद करूंगा आपकी वशिष्ठ साहब रुक जाइए, वशिष्ठ साहब रुक जाइए सर, रुक जाइए। रिएक्शन कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बहस करते रहिएगा आपस में। मैं आपको बहुत शांति से सुन रहा था। नहीं, आप सही से सुने। नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ सही से सुने, मैं कह रहा हूँ आप सही से सुने। मैं ये कह रहा हूँ इसको तो सही कर लो, इस तरीके की सुनने की पूरी क्षमता है। आपको बहुत देर से सुन रहा था। अरे हिसाब तो सही लगा लो कम से कम। भ्रष्टाचार मैं सुन रहा था, मैं खामोश था, कुछ बोला। आप हमें जवाब देने दो, आप सुनो। पल्लवी जी सुनने की क्षमता। सर सुयश जी बात सुनिए सर, पहले एक एक रिएक्शन तीनों मेहमानों का हो जाए, उसके बाद आप बहस करते रहिएगा। आप उनका हिसाब किताब ठीक कर दीजिएगा, बहुत समय हमारे पास ये हिसाब किताब लगाने के लिए। रुक जाइए, एक बार उनका रिएक्शन कंप्लीट हो जाने दीजिए। बोलिए खान साहब। मैं ये कह रहा था पल्लवी जी कि जो ये शाह और शहंशाह है, इसके नियत और नीति को समझने की जरूरत है। समझने की क्या जरूरत है? इन्होंने लूट और झूठ की राजनीति की। लूट क्या थी? 110 रुपए पेट्रोल। झूठ क्या था? 35 रुपए देना। झूठ क्या थी? मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आज क्या है? लूट क्या है? 45 करोड़ युवा भरोसा छोड़ चुके कि मैं काम करूंगा, जिसमें 13 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, तो उसको जॉब नहीं लग रहे उनके। तो ये सरकार जो है, ये जिस तरीके से लुभावने वादे किए थे और जिस तरीके से जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है। और थोड़े से हमारे मित्र हैं बीजेपी को, उनको थोड़ी शर्म बाकी होगी तो वो अपने आप ही बताएंगे कि 10 लाख नौकरियां, जहां 18 लाख नौकरियां आप देने के वादे किए, साल के 2 करोड़, आज 10 लाख नौकरियां दे करके किस सहानुभूति, किस युवा को आप सहानुभूति देना चाहते हो? देश में आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जिस तरह से आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, भ्रष्टाचार है आपके अंदर, जो या येदियुरप्पा का हो या व्यापम का घोटाला हो, किस तरह के घोटाले हैं, तो ये सारी समस्या है देश के अंदर। तो ये सरकार सिर्फ जुमले वादे करते हैं। 15 लाख जेबों में पॉकेट में आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां जेबों में साल के मिल जाएंगे। अरे 35 रुपए पेट्रोल दे दूंगा, अरे 30 रुपए डीजल दे दूंगा, अरे 20 रुपया गैस दे दूंगा, अरे 200 रुपए के रसोई गैस सिलेंडर कर दूंगा। तो बोले झूठ परोसना हिंदुस्तान में बंद करो। और ये देश किस दिशा में जा रहा है, देश को देखो। ये 2, 4, 5 आपके जो घनिष्ठ मित्र है उन पे ध्यान देना छोड़ दो। युवा बहुत बेरोजगार है, हिंदुस्तान में बहुत महंगाई है, हिंदुस्तान में महंगाई चरम सीमा पे है, इन पे ध्यान दो। चलिए ठीक है, बताइए आकाश जिंदल जी। ठीक है, हो गया मुन्ना जी, हो गया खान साहब, हो गया। और किसी तरह हिंदुस्तान आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, उनका भी रुख कर लेते हैं। ठीक है आकाश जिंदल जी, 10 लाख नौकरियां देने का वादा अर्थव्यवस्था में या बेरोजगारी जो इतने चरम सीमा पर पहुंची हुई है उसमें कितनी सहायता पहुंचाएगा? देखिए बिल्कुल बहुत सहायता पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो समझनी होगी, मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूँ, पहले तो करेक्ट पर्सपेक्टिव जनता के सामने रखूं। पिछले 2.5 साल से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या रहा है? उसके पीछे रीजन ये रहा है कि सबसे पहले तो कोरोना की मार जो है 2 साल से चल रही है। 2020 से लेके 2022 तक
लगातार लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शंस, कर्फ्यूज रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आया है। और लेट्स फेस द रियलिटी, सारी दुनिया पे वो इम्पैक्ट आया है। उसके लिए बीजेपी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब अगर बात करें फरवरी ऑनवर्ड्स रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अभी हमारे दोनों मित्र बीजेपी और कांग्रेस महंगाई की बात कर रहे थे। महंगाई सारी दुनिया बढ़ी हुई है। दुनिया का डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा है 40 ईयर हाई पे है 8.6%, नेदरलैंड्स में है 7.6, उसके अलावा जर्मनी इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट सारी दुनिया पे पड़ा है। हिंदुस्तान भी इससे छूटा नहीं है। हिंदुस्तान में 7.79, अब 7.04। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश में डॉक्टर का ये मानना है कि यहाँ जो मोदी साहब ने अनाउंसमेंट की है, इट्स डेफिनेटली अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। बिकॉज आज की तारीख में हमें अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना होगा। बीजेपी चाहे माने ना माने, आज अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। हालांकि उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो मैं मोदी साहब को यह धन्यवाद करूंगा, उन्होंने आज जो हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट इशू है उसको आइडेंटिफाई किया है और उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और अनएम्प्लॉयमेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, तो उससे और भी कई इश्यूज हमारे सामने होंगे। उससे होगा क्या कि लोगों को जब सैलरी मिलेगी, उनके हाथ में पैसा आएगा। Once money is there in their hand, they go and spend in the market. So that would make the economy moving. That would help the economy go to navigate on a faster pace. We have higher tax collection, we have lesser deficit. आज की तारीख में कुछ पॉजिटिविटी भी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप की कई कंट्रीज बहुत डाउन हुई है। सिमिलरली ग्लोब में कई कंट्रीज भी इम्पैक्ट हुई है। चाइना भी पीछे डाउन रहा है। तो इसको चलते हुए हिंदुस्तान में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश में डॉक्टर का मानना है 8 से 3 महीने बाद अच्छी एफडीआई आ सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो ऐसे में अगर हम ज्यादा रोजगार देते हैं, इकोनॉमी को फास्ट स्पीड पे बढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप डेटा आपके सामने रख दूं, ऑलरेडी द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के करीब है। और जिस पार्ट पे हम चल रहे हैं, वी कैन वेरी वेल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये राइट स्टेप है, राइट डायरेक्शन में। हाँ, बीजेपी से एक मेरा जरूर सवाल है कि ये जो 10 लाख नौकरियां हैं, इसकी डिटेल्ड ब्रेकअप हमें चाहिए होगा कि ये 10 लाख नौकरियां कौन कौन से डिपार्टमेंट में आएंगी, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज में आएंगी, किस लेवल पे आएंगी, कब में जॉब ऑफर की जाएंगी, इसका ब्रेकअप। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक ट्वीट किया है। तो आई थिंक इसके ऊपर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए। इसका ब्रेकअप क्या होगा, कब ये जॉब जाएंगी, किस लेवल की होंगी, कौन से डिपार्टमेंट में होगी। बट मेरे हिसाब से आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारक दूंगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन निकाल। ठीक है सुयश जी, इसमें कोई शक नहीं है। आज ठीक है, ये अब उसका जवाब हम वशिष्ठ साहब से ही ले लेते हैं कि ये डिटेल कब तक मिलेगी, कि किन विभागों में ये नौकरियां निकलनी हैं, कितने पदों पर ये भर्तियां होंगी, ये तमाम जो जानकारी है वो लोगों तक कब तक पहुंच पाएगी सर। और उसके अलावा खान साहब आपके ऊपर जो लग रहे थे, पता नहीं कौन कौन से घोटालों के बारे में बात कर रहे थे, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए मैडम, ये तो एक सतत प्रक्रिया है जी, इसकी एक सतत प्रक्रिया है जिसके हिसाब से इसको ये कब मिलेगी। ये तो आज ट्वीट किया है, उसके बाद जो भी उनको लिस्टिंग करनी होगी, क्या करना होगा, वो उनका विषय। बात कहना चाहता हूँ मैडम, जहाँ ये कह रहे कितने घोटाले, तो घोटाले जो इनकी सरकारों में हुए जी, वो सारे घोटाले कुछ नहीं थे, वो सब भूल चुके हैं ये। ठीक है, केवल और केवल इन्हें इस बात की टीस है कि ये सत्ता से दूर हैं। 5 साल पहले रहे और आप ही बता दो ना कितने हुए। फिर वाली बात, मैं जब आपके बीच में नहीं, मैं कह रहा हूँ जो घोटाले का लांछन लगाया जिन्होंने, उसे तो आपने राज्यपाल बना दिया, किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया। अच्छा तो अब आप ये पहले मुझे ये बताइए, किस घोटाले की बात करते हो? मैं जो घोटाला कह रहा हूँ, अरे मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुने। व्यापम घोटाला किसी से छिपा हुआ है? आपने क्या कार्रवाई की? नहीं, 2G घोटाला किसी से छिपा है, कोयला घोटाला किसी से छिपा है, कॉमनवेल्थ किसी से छुटा है, स्पेक्ट्रम किसी से छिपा है, क्यों ये नेशनल हेराल्ड घोटाला किसी से छुटा है? सुन तो रहा हूँ, और कैसे सुन रहा हूँ? बात सुने,
घोटाले पल्लवी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। व्यापम घोटाले पे क्या किया आपने? और एक बात बताओ, जो आप युवा बेरोजगार है 2 करोड़ साल की नौकरी के वादे थे आपने कितनी नौकरियां दे दी? कितने साल हो गए? अभी तो पहले जवाब ले तो ले खान साहब, जवाब ले तो ले। 18 करोड़ नौकरियां एक साथ ही दोनों लोग बोलते रहेंगे तो किसी का भी जवाब नहीं मिल पाएगा ना सर सही ढंग से। एक एक करके जवाब लेते हैं, आप एक एक करके सवाल रखिए तब वो एक एक करके जवाब देंगे। पल्लवी जी, मेरा एक सवाल है, मुझे जरा बोलने का मौका दिया जाए। आई वाज ट्राइंग टू कंप्लीट माय स्टेटमेंट, अलाउ मी टू कंप्लीट। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास, अगर कोई सवाल है तो आप जल्दी से रख दीजिए क्योंकि मुझे वशिष्ठ साहब से काफी सवालों के जवाब लेने हैं। जी जी, देखिए बीजेपी के मेरे मित्र से मैंने डिटेल ब्रेकअप पूछा था, ये कह रहे हैं इनका काम नहीं है, बट मैं तो एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि वो डिटेल ब्रेकअप इनकी सरकार की तरफ से जल्दी आए। दूसरा एक और प्रश्न मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू रिगार्ड्स। आज इकोनॉमी में हाई डेफिसिट है, डेफिसिट दर्शकों को बता दूं सरकारी घाटा बहुत ज्यादा है क्योंकि कोरोना रहा पीछे। तो अब जब ये इतने लोगों को जॉब दी जाएंगी उसकी वजह से उनके सैलरी की वजह से कितना इम्पैक्ट इकोनॉमी पे और आएगा, कितना एडिशनल खर्चा बढ़ जाएगा, वो खर्चा सरकार कहां से पूरा करने की कोशिश करेगी और या हमारा डेफिसिट और बढ़ेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि बीजेपी के मेरे मित्र जो है इस चीज का भी जवाब दें। मैं इस स्कीम का स्वागत कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ, बट मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी जो मेरे क्वेश्चन है उनका जवाब मुझे मिले। चलिए वो तो जवाब दे ही देंगे। उससे पहले मैं खान साहब आपके पास आना चाहूंगी। वो लगातार ये कह रहे हैं कि आपके समय में कितनी नौकरियां थी, वो आपसे आपका ही आंकड़ा मांग रहे हैं कि आप पहले 70 साल का हिसाब दे दें। पल्लवी जी, मैं ये कह रहा हूँ ये किसी भी सवाल के जवाब नहीं हुए कि मैंने 70 साल में क्या किए जी। अभी करंट में जो सरकार है, जो लुभावने वादे हुए, जो जुमलेबाजी हुई, जो जनता के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जनता के साथ जो धोखे हुए, उनके सवाल का जवाब इनसे लेना है तो ये 70 साल की राजनीति में न जाइए, अभी करंट में जवाब दें। जो 64 लाख पद खाली है उसका क्या हुआ? 18 लाख नौकरियां थी उसका क्या हुआ? अभी जो 100 के पार पेट्रोल है उसका क्या हुआ? 1000 के पार सिलेंडर है उसका क्या हुआ? 100 के पार डीजल है उसका क्या हुआ? युवा बेरोजगार है, 40-45 करोड़ युवा ये भरोसा छोड़ चुके हमें नौकरियां मिलेगी, उसका क्या हुआ? 13 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उन्हें वो कह तो रहे हैं सर कि रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि आप सरकारी नौकरी पर लगे हुए हैं, उसमें रोजगार सृजन भी होता है, यानी कि आप खुद का क्या काम कर रहे हैं, उसके अलावा प्राइवेट नौकरियों में कितने लोग लगे हुए हैं। वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि विपक्ष का काम ये है कि वो सिर्फ सरकारी नौकरियों को गिनाकर बेरोजगारी का आंकड़ा दिखाती रहती है, प्राइवेट सेक्टर या फिर उद्योग जो लगे, स्टार्टअप जो शुरू हुए, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। पल्लवी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं इनसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके ही वादे याद दिला रहा हूँ। जो साल के 2 करोड़ नौकरी के वादे थे, इनके ही तो वादे थे और यही मैं याद दिला रहा हूँ। मैं तो अपनी मर्जी से या इनके न कहे हुए पे मैं कह रहा हूँ तो मैं दोषी हूँ, इनके ही वो कहे हुए थे। मैं ये कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये झूठ परोसना बंद करें, ये जुमलेबाजी करना बंद करें और जो सरकार का खजाना लुटा चुके हैं, जो अभी आपके जो डीजीपी है उसके 90% वो जो आप कर्ज ले चुके हैं और हमारा देश जो श्रीलंका की ओर जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ इनको रोके। ये जुमलेबाजी बहुत हो गई, ये हवाबाजी बहुत हो गई, ये गोलीबाजी बहुत हो गई, ये शाह और शहनशाह की बातें बहुत हो गई। अब आप काम की बात करो। युवा बेरोजगार है, देश में महंगाई चरम सीमा पे है, अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, इन पे ध्यान दो। हवाबाजी जुमलाबाजी से अब काम नहीं चलने वाला। सरकार में आपको 10 साल हो गए, तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है और बेशर्मों की तरह डिबेट में इस तरीके की बात न करो कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे 70 साल में हमने आपको निक्कर से पैजामा पहनाया, आप ये समझो। जहाँ सुई नहीं बनती थी हमने फैक्ट्रियां लगाई, जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे हमने एम्स बनवाए, जहाँ आपके आज इलाज हो रहे। आप कांग्रेस के बनाए हॉस्पिटल में इलाज कराते हो। आप मेरी बात सुनो, कांग्रेस के बनाए हो, अरे मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। अब हमारी बात पूरी होने दो। नहीं, मैं 1 घंटे क्यों बात खत्म होगी? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के, मेरी बात सुनो ना। हो गया खान साहब, हो गया खान साहब, अब वशिष्ठ साहब से जवाब मैं कह रहा हूँ 70 साल की जवाब दे रहा हूँ मैं। 70 साल में आपने एक एम्स बनाया बस, और उसी एम्स को ही गाते फिर रहे हो आप। मित्र हमारे जवाब ही दे रहा हूँ मैं। और अरे सारे जितने घोटाले सब आपने करे, जवाब दो, ले लो। हमारी जवाब ही ले रहा हूँ आपके। अरे हम 70 साल में हमने आपको निक्कर से पैंट पहनाया। अरे वो हमारी मर्जी थी, हम निक्कर पहने, लंगोट पहने, नंगे घूमे या पैंट पहने, उसमें आपने क्या कर दिया? आपने तो आज जो जिस फैक्ट्री में काम करते हो कांग्रेस के बनाए में,
आपने क्या जभी किया तो 10 साल में, ये बताओ ना। 10 साल में तो आपने 10 ज्यादा साल से में ज्यादा बताओ ना। डॉक्टर, जभी तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से भग जाते थे जो अब वापस आ रहे हैं। अरे तो आप भी जभी तो बताओ भग ना, जाते थे यहाँ से। 10 साल का आप हिसाब तो दो। 10 साल में आपने क्या अब किया आप- जुमलेबाजी के मैडम सिवा, अगर आप- हवाबाजी मैडम के अगर सिवा। ये- आ रही हूँ और आकाश अडानी जी, के आ रही पीछे हूँ। की ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। खान साहब हो गया, अब आप जवाब ले लीजिए। खान साहब बहुत देर हो गई है। ठीक है सर, हो गया, एक एक करके बात करेंगे। वशिष्ठ साहब, और सर आप बेमतलब मैडम की देखिए। बहस में उलझने से बेहतर है कि जो जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं आप उनका जवाब दे दीजिए। मैडम जवाब तो मैं जब दूं जब ये शांत हो जाएं। हो गए शांत। देखिए मैडम, पहली बात, जहां तक ये नौकरी की बात करते हैं तो आपने जो वो बहुत बात दोहराई, मैं उसके लिए आपका साधुवाद करता हूं कि केवल बेरोजगारी नौकरी से ही नहीं है, कितने रोजगारों का हमने सृजन किया है, कितनी फैक्ट्री लगाई है, कितने लोगों को हमने लोन देकर उन्होंने अपने काम शुरू करा है, वो भी इस चीज में गिना जाना चाहिए। उस चीज को ये नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि उसको गिनने के बाद ही इनके सारे सवाल अपने आप शांत हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि हमने 76 साल का हमारा काम मत गिनो। बीमारी अगर किसी के शरीर में 70 साल तक घुसी अरे हुई है, कैसी बातें कर रहा है, इनको मुद्दे पे जवाब मंगवाओ। ये 70 साल क्यों कर रहे हैं ये? खान साहब बीच अब में मैं मत इनकी बात बोलिए करूं, सर, फिर- बीच तुम में मत अपने बोलिए हिसाब दो सर। ना, सवाल तुम्हारे हिसाब है, तुम अपने हिसाब दो ना। भैया मैं अपना ही हिसाब दे रहा हूँ, ठीक है? कहाँ दे रहे हो? आपकी तुम तो बात पीछे भाग रहे हो। नहीं, बात करते मैं करते क्यों पीछे तुम भाग कभी रहा लाल हूँ? किला पहुंच रहे हो, बात करते करते कभी कुतुब मीनार पहुंच रहे हो। ये सवाल का जवाब थोड़ा नहीं है मित्र हमारे। आप अपने सवाल का जवाब दो। जिस तरह से जुमलेबाजी हुई, हवाबाजी हुई, लफाबाजी हुई, जुमले अगर जुमले अरे ओ भैया ओ महाराज, जवाब दो ना आप। एक एक करके ऐसा बात है करें तो सर, आप- एक एक करके बात आप करेंगे एक- प्लीज। एक मैडम, एक तो आप इनसे ये कहिए कि थोड़ा भाषा का संयम रखें। चमचागिरी और ये सब मैं इन बातों को ना सुनना चाहता हूँ, ना कहता हूँ इन बातों को, ठीक है? दूसरी बात मैं एक बता देता हूँ, जुमलेबाजी और हवाबाजी होती तो जनता में दोबारा चुन के ना भेजती, और अब तीसरी बार भी चुनेगी, आप देखते रहना, ठीक है? अपने वो राहुल गांधी नेताजी को घुमाते रहना पूरे हिंदुस्तान में, वो मिस्टर इंडिया घड़ी पहन के फिर गायब हो जाएंगे, ठीक है? आप रोजगार पर बात करेंगे सर, वो आपसे बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि वादा आपने किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियों का, और वो 2 करोड़ नौकरियां सरकारी बोली गई थी। ये नहीं कहा गया था कि हम फैक्ट्री खोल देंगे, प्राइवेट नौकरी दे देंगे या रोजगार सृजन हो रहा है। हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा करके आई थी मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई ये सारे वादे? वो लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं, आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपको जाना है 70 साल पर, आपको जाना है राहुल गांधी पर, आपको देखनी है सोनिया गांधी। अपने सवालों के जवाब दीजिए ना सर। मैं सबने इनके सवालों का ही जवाब दे रहा हूँ, इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जो ये अब जो नौकरी दी गई है, अब जो ये 10 लाख नौकरी दी गई है, इसके अलावा मुझे ये बता दीजिए ना कि कितने रोजगार के अवसर हमने प्रदान करे हैं, कितनी फैक्ट्रियां खुली हैं, कितना आप इन्वेस्टमेंट ये हुआ, बोल उसको कोई नहीं दीजिए, देखेगा। देखिए ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। आप ये कह दीजिए कि जो हमने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, वो वादा हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित कर सके। आप बोलिए ना, इस तरीके से बोल दीजिए, लेकिन आपको वो भी नहीं बोलना है। नहीं कोई बात जलेबी की तरह घुमाते रहिए बैठे कर यहाँ पर सर। नहीं मैडम, कोई जुमलेबाजी नहीं हुई, तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई जुमलेबाजी नहीं है। दूसरी बार सत्ता में आ गए हैं, तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि हम इस पर काम कर रहे हैं। एक वादे पर काम करने के लिए आपको 3-3 बार सत्ता चाहिए क्या? सत्ता केवल भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता हमेशा सेवा के लिए लेती है, शासन के लिए नहीं लेती है। सेवा के लिए हमने सत्ता ली थी। सेवा सबको पता है, सेवा सबको पता है। खान साहब, उस सवाल का जवाब तो आपको नहीं मिलेगा। अब मेरी बात सुनिए वशिष्ठ साहब, आपसे आकाश जी ने एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि आप 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, पहले ही सरकार जो है घाटे में चल रही है, अब ऐसे में ये सैलरियां कहां से आप निकालेंगे? अब इनका वेतन जो निकालेंगे उसके लिए जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, उस भार की भरपाई आप कहां से करेंगे? क्या वो जनता की ही जेब पर बोझ पड़ेगा? जनता की एक जेब में डाल रहे हैं, दूसरी जेब से निकाल रहे हैं। जब सरकार नहीं ऐसा नहीं, जब सरकार ने नौकरियां देने का सोचा है या उसके लिए काम किया है, तो उसके पूरे एक डायग्राम बनाया गया होगा पहले ही कि उनके वेतन भी दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सरकार नौकरी दे देगी और उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। ये तो कोई बच्चों वाली बात हुई कि भैया नौकरी तो हम आपको देंगे लेकिन वेतन नहीं देंगे। ऐसा कभी हुआ है सर, लेकिन जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, सीधी सी बात है, उसकी कहीं ना कहीं तो भरपाई होगी। अभी पेट्रोल 100 के पार है, 200 के पार जाएगा। अभी तेल 150 का मिल रहा है, 250 का मिलेगा। कहीं ना कहीं से तो भरपाई करेंगे ही ना।
ऐसा नहीं है मैडम, देखिए कोरोना काल में कितना देश को नुकसान हुआ है सब जानते हैं, और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान में हैं। और देशों की आप दशा पल्लवी जी ठीक है आकाश जी 1 मिनट रुक जाइए सर, आपका जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, पहले यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि किस तरह का ऐलान पीएम मोदी की सरकार के द्वारा किया गया है, या यूं कहें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी हटाने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है और अगले 1.5 साल में ये 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जिसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जानकारी जो मिल रही है उस हिसाब से पहले राउंड में सेना के 40,000 पद भरे जाएंगे। केवल रेलवे में ही करीब 3 लाख पद जो हैं खाली पड़े हुए हैं। रेवेन्यू विभाग में करीब 75,000 पद खाली पड़े हुए हैं। रक्षा सिविल में करीब 2.5 लाख पद खाली हैं। इसी तरीके से होम मिनिस्ट्री में करीब 1,30,000 पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं विपक्ष का आरोप रहा है कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। पिछले साल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया था कि केंद्र सरकार के विभागों में 1 मार्च 2020 तक लगभग 9 लाख पद खाली पड़े थे। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आकाश जी का रुख करेंगे। बताइए आकाश जिंदल जी, आप अपनी बात जारी रखिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि डायग्राम तो बनाया गया होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सरकार नौकरियां दे देगी लेकिन वेतन नहीं देगी। उसके लिए सरकार के पास कोई ना कोई योजना तो होगी ही, लेकिन इस तरह की योजनाएं ऐसे सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये कहना है वशिष्ठ साहब का। बीजेपी, लेकिन ये बात कि ये योजना के ऊपर कितना खर्चा आएगा और सरकार का कितना एलोकेशन आएगा, ये सार्वजनिक की जा सकती, ये तो मुझे स्टेटमेंट ही कहीं से समझ नहीं आई। बजट के अंदर एक एक चीज सार्वजनिक की जाती है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है। तो आज की तारीख में मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि जनता के सामने चीज रखी जाए, फैक्ट्स रखे जाए। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्वीट आया है, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनको भी ये जानकारी चाहिए कि कहां कहां जॉब्स होंगी, कितनी जॉब्स होंगी और कितना उसके ऊपर एलोकेशन आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। देखिए, अगर कोई भी प्लानिंग की जाती है तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, कितना एलोकेशन है, कहां से उसे पूरा किया जाएगा। हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, कई चीजें कह रहे थे, वहां उनको मैं अपडेशन करना चाहता हूँ। आज की तारीख में हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। वो बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, मैं अपडेट दे दूं उनको। हिंदुस्तान आया है, हिंदुस्तान ये डेट आज हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in का मानना है कि आने वाले समय में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की पोजीशन में है। कुछ और डेटा रखूं आपके सामने, जहां बात हो रही थी कि क्या ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, वो भी डेटा रखूं। आज रशिया पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ जो 4.1% आ रही थी, अब डाउनग्रेड करके मात्र 2.8% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 8% एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आज के समय में भी ये आकाश जिंदल करे कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बढ़ने वाली इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ से है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। तो आज की तारीख में कोरोना और रशिया युद्ध के बाद हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बहुत सही तरीके से संभाला हुआ है। आप अभी एक बात बोल रहे थे आकाश जी कि महंगाई सिर्फ भारत में नहीं है, बहुत देशों में इस समय महंगाई है, और उसका कुछ आंकड़ा भी आपने पेश किया था। लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा ना कि भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उस हिसाब से भी तो महंगाई देखे ना कि प्रति व्यक्ति आय तो घटती जा रही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका में महंगाई होगी लेकिन वहां की प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाए, रुपये का जो दाम है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं देश के नागरिकों के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा।
सबसे पहले आपने बात की हमें कंपेयर करने की। अब कंपैरिजन एक तो अमेरिका, नेदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस से, दूसरा अगर कंपैरिजन किया जाए दूसरी कंट्रीज जो हमारे मुकाबले फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, वो भी बहुत बुरे हालात में। चाहे आप एग्जांपल लें श्रीलंका का, चाहे लें पाकिस्तान का, नेपाल का, इंडिया उनके मुकाबले बहुत। आज आप देखें पाकिस्तान की क्या डेट की हालत, लाइट चली गई, आप यूएस डॉलर की हालत क्या है, इसकी हालत क्या है, देखिए अमेरिका में आज की तारीख में इन्फ्लेशन का डेटा जो है 8.6% है, नेदरलैंड्स में 8.8% है, जर्मनी में 7.9% है, फ्रांस में 5.8% है। तो ऐसे में चाहे तो आप डेवलप्ड इकोनॉमीज मान लें जहाँ इनकम हमसे ज्यादा है, चाहे वो इकोनॉमी मान लें जो तारीख में हमारे मुकाबले में बहुत वीक है डेट टू जीडीपी रेशियो में, चाहे पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी, श्रीलंका जैसी इकोनॉमी, कंपैरेटिवली वी आर डूइंग मच मच बेटर। बट हाँ, यहाँ हम जरूर ये बीजेपी से जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि ये जॉब्स कहाँ कहाँ दी जाएंगी, कैसे कैसे दी जाएंगी, किस लेवल पे दी जाएंगी और उसके लिए पैसा कैसे आएगा। ठीक है, आज ट्वीट आया है, बट मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा और बीजेपी के प्रवक्ता से कहूंगा कि कम से कम अपनी पार्टी में इस चीज को पहुंचाएं कि जनता के सामने जल्दी से जल्दी इसकी डिटेल रखी जाए, क्योंकि जब अनाउंसमेंट की है तो उससे पहले पूरी प्लानिंग की गई होगी, कहाँ कहाँ जॉब्स होंगी, मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है, बट वो प्लानिंग जनता के सामने रखी जाए। ये ऐसी कैसी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल प्लानिंग है? जब जॉब्स देनी है तो उसमें सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी काहे की? बजट में तो सारी फिगर्स दी जाती हैं, तो अभी फिगर्स रिवील करने से कौन सी सीक्रेसी का वायलेशन हो रहा है, ये बात मुझे नहीं समझ आई। बताइए सुयश जी। देखिए, जैसे बजट की मित्र मेरे कह रहे हैं, बजट की बात जो कर रहे हैं, बजट में जो लोग कहते हैं वो अधिकृत होते हैं उस चीज को कहने के लिए, उनको उस चीज की बारीकियां पता होती हैं, हर चीज की उन्हें जानकारी होती है। अभी आज प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा है, कल में या परसों में ये सब चीज डाइफाई हो जाएगी आप सबके सामने। भाई एट द एंड जब नौकरियां निकलेंगी तो लोगों को नौकरियां जब निकलेंगी तो जो अभ्यर्थी हैं वो भी देखेंगे और सबको पता लगेगा कि फॉर्म्स भी आएंगे, ऑनलाइन भरी जाएंगी, उनकी फीसेस भी जमा होगी। ऐसा तो है नहीं कि केवल 10 लाख नौकरी देती कि हाँ जी नौकरी है, पता नहीं लगेगा, सबको पता लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा कि भाई कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी नौकरी निकली है, ये तो विभाग ही बता पाएगा, या एक दो दिन के सार्वजनिक हो जाएंगे। एक दो दिन में सार्वजनिक होंगी, अवश्य होंगी। ऐसा नहीं है बिना सार्वजनिक हुए तो पता ही नहीं लगेगी किसको कितनी नौकरी कितनी विभाग में। और ये सिर्फ 1.5 साल के लिए, आगे भी इसी तरीके से विभिन्न पदों पर नौकरियां जो हैं दी जाएंगी। एक डेटा है सर आपके पास कोई, क्योंकि आप लोगों ने बड़े जोर शोर से मेक इन इंडिया, इसके अलावा स्टार्टअप को लेकर काफी कुछ किया था, कितना स्टार्टअप हो पाया है, लोग कितना स्वरोजगार की ओर बढ़ पाए हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर कितना बढ़ पाए हैं? एक बात बताना चाहता हूँ, अगर एक दिन का मौका या थोड़ी देर का मौका मुझे दिया जाए तो मैं आपको आंकड़ों के साथ बता पाऊंगा कि स्टार्टअप कितना हुआ है, मेक इन इंडिया कितनी हुई है, कितनी लोगों ने अपना रोजगार सृजन करके लोगों को नौकरियां दी हैं, कितनी फैक्ट्री लगी, मैं सब आपको बता पाऊंगा। वर्तमान कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे प्रार्थना, मैडम मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस डिबेट को आप कल जरूर रखिएगा, तो मैं जो मेरे बंधु है ना, ये कितने जुमले और कितने वो, मैं इनको सब बताऊंगा आंकड़े से, सारी चीज बताऊंगा। आप बता लो, ये आपकी सारे आंकड़े बता दे रहा हूं। ये इनकी अपनी संतुष्टि है, ये इनकी संतुष्टि है। मेक इन इंडिया, मैं आपकी बात पे यकीन ही नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। आपको तो दिखेगा ही नहीं, आपको तो दिखेगा। हाँ बिल्कुल, रोजगार के लिए इन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। डीजल की खपत केवल गांधी, आपने इतिहास में डीजल और पेट्रोल के रेट बराबर, केवल गांधी परिवार का चश्मा चढ़ा हुआ है इन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। फायदा पहुंचाने का, किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट कर रहे हो, इसकी मंशा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, मंशा क्या है? नहीं, कोई किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट नहीं हो रहा है। क्या मंशा आपकी, बताओ आप। अब कम हो गया ना, कम भी तो हुआ। अरे भाई कम भी तो हुआ, 110 नहीं हुआ। पहले सुनिए, 110 रुपए डीजल कभी नहीं हुआ। नहीं, कितना कम हुआ? 110 रुपए डीजल हुआ ही नहीं कभी, बिना गलत बात करे जा रहे हो। भाई साहब सुने, पूरी बात सुन ली भाई साहब मैंने। 110 हुआ, डीजल 100 के पार हुआ। 102 रुपए डीजल नहीं था क्या? डीजल कोई 100 रुपए नहीं था क्या?
नहीं, आपके यहाँ होगा, अपने हमारे यहाँ नहीं। मित्र मेरे, आप हमारे यहाँ वहाँ नहीं होता, ये बात पूरे हिंदुस्तान की हो रही है यहाँ। हाँ, तो पूरे हिंदुस्तान में 102 रुपये हो गया डीजल। मेरी मित्र बात सुने, ये अडानी अंबानी राहुल जी की बात नहीं हो रही है, बात पूरे हिंदुस्तान की हो रही है। आप पूरे हिंदुस्तान की बात करो। हाँ, पूरे हिंदुस्तान की हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी मंशा क्या थी 110 रुपए पेट्रोल करने की? फिर आपने हिंदुस्तान से 35 रुपए पेट्रोल की झूठ क्यों बोला गया? जब 1100 किसने बोला 35 रुपए? किसने बोला 35 और 1100 रुपए की? सुनिए, ये जो आप बार बार बात कर जा रहे हो ना, सुनिए, अरे सुनिए, सुनो, ये जो आप ये कह रहे हो ना, ये 1100 का सिलेंडर जो आप कह रहे हो ना, किसी ने नहीं बोला। पेट्रोल 15 लाख रुपए पॉकेट में आएंगे, पॉकेट बनी 15 लाख काला धन आएंगे। यही तो बात है, गलत चीजों का इंटरप्रेट करते हैं आप लोग। 15 लाख रुपए का ये कहा गया था कि ये 15 लाख रुपए के लिए ये कहा गया था नहीं, तो आप सुन ही नहीं रहे, आप सुन ही नहीं रहे। मंत्री ने कहा जुमले थे, नहीं, कोई जुमलेबाजी नहीं थी। और आप लोग जुमलेबाज हो, जुमलेबाजी पार्टी है, भारतीय पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है ये। हाँ, कोई बात, आप अपने मन से कुछ भी कहते रहो, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। आप हमारी बात आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। मित्र हमारे सुन ली आपकी बात, आपकी बात सुनिए, आपके पास 2 3 4 बातों के बराबर कुछ है ही नहीं। मित्र हमारे ये आपकी बात। पल्लवी जी बताइए खान साहब, बताइए। ठीक है, वशिष्ठ साहब सुन लीजिए एक बार उनकी शिकायत सुन लीजिए। मैं बता देता हूँ, एक एक करके बात कर लेते हैं ना सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे, अपनी अपनी बारी में बात रख दीजिएगा। एक एक करके बात करते हैं, हो गया? ठीक है, वशिष्ठ साहब खुद सुन लीजिए। पल्लवी जी, ये अपनी बात का जवाब ही नहीं लेना चाह रहे। अरे मेरी बात हमारे मित्र सुन ले, धैर्य से सुने, कम से कम धैर्य की क्षमता रखें। पल्लवी जी, मैं ये क्षमता बहुत है भारतीय जनता पार्टी। अरे मित्र हमारे सुन ले, नहीं वो बहुत क्षमता है, सारी चीज में क्षमता है, झूठ बोलने। चलिए, अब आप अपनी बात, आप अपने सवाल रख दीजिए सर। अब ये झूठ और जुमला, इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे। चलिए, मैं कहता हूँ पल्लवी जी, ये शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है, ये हिंदुस्तान को अलग ही दिशा में लेके जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान की अभी जो जरूरत है, जो युवाओं की अभी जरूरत है, जो युवाओं को रोजगार की जरूरत है, हिंदुस्तान को महंगाई मुक्त से जरूरत है, तो इन चीजों पे न ध्यान रखते हुए ये जुमलेबाजी, हवाबाजी, 10 लाख नौकरियां, ये फलान ढिकाम, ये सब बातों से नहीं चलेगा। धरातल पे कार्य दिखने चाहिए। आपने बहुत बना लिए, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया बना लिया, लेकिन जो वास्तविकता इंडिया था वो अब तक इंडिया बना नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट है बीजेपी के मित्र से कि ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए। मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये जुमलेबाजी छोड़ करके जो नेचुरल हमारा जो हिंदुस्तान है उनको बनाए, जो युवाओं का रोजगार है उनको दे। तो महंगाई है चरम सीमा पे है, उनको कम करे। जो पेट्रोल के दाम 100 के पार है उनको कम करे। जो रसोई गैस के दाम 1200 के पार है उनको कम करे। इन मुद्दों पे आप काम करें, जुमलेबाजी, हवाबाजी पे काम न करें। धरातल पे दिखनी चाहिए। 64 लाख पद खाली है, मैं बताऊं तो आपको उंगलियों में गिनवा दूं। 5 लाख तो जज है जिनकी नियुक्ति होनी थी, 5 लाख जज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनकी नियुक्ति होगी। आपने क्या किया? 14 लाख हेड मास्टर है, जो प्रिंसिपल है, स्कूल के टीचर है, उनकी होनी तो उसका क्या हुआ? कई ऐसे मुद्दे हैं और सरकारी विभाग कई ऐसे खाली है, टोटल 64 लाख है। आप चाहे तो मैं मित्र आपको मैं डाटा भेज दूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी, मित्र हमारे पूरी बात होने दे, मित्र हमारे कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी, हवेबाजी में बात नहीं करती, बगैर तथ्य के बात नहीं करती। आपको जो भी चीज की जरूरत है आप समझे, आप देश के पीड़ा को समझे, देश के दर्द को समझे। आखिर आप भी हिंदुस्तान के हो, कहीं बाहर से नहीं आए। आप खुद ही देख लो, आप समझदार हो किस तरह से युवा आज परेशान है, महिलाएं परेशान है, घर के बजट बिगड़ रहे हैं, पेट्रोल 100 के पार है, गैस सिलेंडर 1200 के पार है। ये सारी चीजें है जो मेन गहन मुद्दे है, जो रोजमर्रे की जरूरियात है, उन पे ध्यान देने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है। ये हवाबाजी, जुमलेबाजी तो 9 साल जो भारतीय जनता वो देख ही रही है। अब ये तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। आप आज कह रहे हो 10 लाख नौकरियां दूंगा, मैं कह रहा हूँ 10 साल के बाद आपको 10 लाख नौकरियों की याद आई, जब पता है जनता 18 लाख नौकरियों के बारे में पूछेगी, तो आप 10 लाख का जनता को मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये नहीं चलेगा। धरातल पे काम दिखाओ, धरातल पे रोजगार दिखाओ, धरातल पे महंगाई कम करके दिखाओ, तो ये एक बहादुरी वाली बात होती है। जुमलेबाजी, हवाबाजी से बहुत हो गई। ये 10 साल तीसरे चरण की शुरुआत है, 10 साल हो गए आपके सरकार को। अब जो आप चाहोगे पब्लिक मौका दे, तो अब किसी कीमत पे मौका नहीं देगी, और पूरे हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस की तरफ मूव कर चुकी है। चलिए, ठीक है, बताइए वशिष्ठ साहब।
और अब खान साहब आप बीच में नहीं बोलेंगे, पूरा जवाब दीजिएगा। और सर आप गांधी परिवार, राहुल गांधी, इनको हटाकर जो मुख्य मुद्दे उन पर बात बिल्कुल 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 मैडम देखिए, जब जहां तक महंगाई कम करने की बात है तो सरकार लगातार इस प्रयास में है कि किस प्रकार से महंगाई कम हो जाए। ऊपर का शीर्ष नेतृत्व तो लगातार इस बात पर चिंतन कर रहा है। इसी का परिणाम है कि जो डीजल और पेट्रोल बढ़ा था वो वापस लिया गया और भी चीजों में धीरे धीरे कमी हो रही है। दूसरी बात, जो इन्होंने रसोई गैस की बात करी, मैं थोड़ा सा इनको इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, जब सिलेंडर पर कालाबाजारी होती थी, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब समझ जाएंगे इस बात को, जब सिलेंडर पर मैडम मैं खान साहब आप बीच में मत बोलिए सर, वो अब जब जवाब दे रहे हैं तो ले लीजिए ना जवाब। ठीक है वशिष्ठ जी, आज सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर है वो 900 साढ़े 900 रुपए का, और जो व्यवसायिक सिलेंडर है वो 1000-1200 रुपए का है, जैसा मित्र बता रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ कि जब सरकार द्वारा वो 600-700 रुपए का सिलेंडर मिलता था तो उसमें भी इतने लोगों को जो आज जो सिलेंडर कहते हैं कि आ जाओ जी घर पे ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो ये उसी का परिणाम है जो कालाबाजारी खत्म हुई है। अब ये तो आप सर कुछ भी तर्क देते रहे तो इन तर्कों को कोई मान थोड़ी ना लेगा। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वशिष्ठ जी आप अपनी बात जारी रखिए। अब कहा कि 5 लाख जज खाली पड़े हैं, 14 टीचर खाली पड़े हैं, तो मैं इस पर विषय कह देना चाहता हूँ, लगातार जजों की भी नियुक्ति हुई है। ऐसा नहीं है कि जज नहीं रखे जा रहे हैं, टीचर्स भी रखे जा रहे हैं। अगर आप खाली केवल केंद्र सरकार की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की ये बात कर रहे हैं कि 5 लाख केंद्र पूरे हिंदुस्तान के, अभी मैं आपको बता दूं 70,000 के आसपास नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने टीचर्स को, आप कह रहे हैं कि 14 लाख टीचर के पद खाली। अगर आपके पास पूरा आंकड़ा नहीं है तो पहले पूरा आंकड़ा ले लीजिए। धीरे धीरे देखिए सरकार हर उसमें काम भाग में काम कर रही है जिसको उसे जरूरत है, लेकिन हाँ थोड़ा समय जरूर लग रहा है। वो समय क्यों लग रहा है इसकी जरूर चिंतन कर रहा है, लेकिन नहीं है कि सरकार आंखें मूंद करती है, हवाबाजी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है। केवल इन्होंने 2 लाइन पकड़ रखी है विपक्ष में कि हवाबाजी जुमलेबाजी। अगर हवाबाजी जुमलेबाजी होती तो 5 साल के बाद दोबारा का आशीर्वाद सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती। ये मैं आपको मानती हूँ। वो तो देश और दुनिया को पता है 5 साल के बाद कैसे सत्ता मिली है। मैं पल्लवी जी जवाब दूं इनका? बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये सरकार सत्ता में आई थी तो 9 साल के बाद तो अभी इनको ये कहना चाहिए कि बताओ और कोई काम है। जिस तरह से कहते थे अच्छे दिन, इनको ये पूछना चाहिए कि बताओ इससे भी अच्छे दिन चाहिए क्या। अब ये अच्छे दिन के नारे क्यों नहीं दे रहे? क्यों इनकी मुंह के खानी पड़ी इनको खुद की मुंह की खानी पड़ी है, बोल नहीं सकते। 15 लाख रुपए की बात क्यों नहीं करते? जीएसटी की बात क्यों नहीं करते? नहीं, नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सरकार औंधे मुगिरी है, ये इन पे चर्चा नहीं करेगी। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी हवाबाजी में, और जो आदमी जो भावना है लोगों के भावनाओं के साथ खेल करके जो जिस तरीके से हो, इन्हें सत्ता चाहिए, चाहे जैसे भी हो, धन बल चाहे जैसे भी हो, इनको सत्ता चाहिए। काम के प्रति ध्यान नहीं है, रोजगार के प्रति ध्यान नहीं है। डीजीपी हमारी कहाँ जा रही है पता लग रहा है, अभी रूस से भी आगे निकल गई। आज नोट जो है वो मोदी जी की उम्र से भी ऊपर चली गई, 78 के पार हो गई। तो ये सरकार जो है जिस तरह के जुमले छोड़े थे, जिस तरीके से लोगों का विश्वास था, मैं समझता हूँ आज ये सरकार विश्वास खोती नजर आ रही है। सरकार के पास कुछ भी नहीं है। अब जो चुनाव होने हैं, लोकसभा के जो चुनाव होने, तो सरकार के पास उससे पहले विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं सर, उससे पहले विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। आप पहले कोशिश कीजिए कि इन विधानसभा चुनावों में अपना जनाधार जो आपका खोता जा रहा है उसे वापस जुटा पाएं, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से पटकथा लिख देंगे, और वो पटकथा में अगर आप पीछे रह गए तो फिर आप भूल जाइए आम चुनाव भी। वशिष्ठ जी, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ पल्लवी जी, यही कह रहा हूँ 3 विधानसभा के चुनाव है, वहाँ पे सरकार को जवाब देने में इतनी दिक्कतें आएंगी, इतनी मुश्किलें आएंगी। इसी तरह 10 लाख नौकरियों की ये हवाबाजी हो रही है और हवा बना रहे, धरातल पे कुछ दिखेगा नहीं। आज भी मैं कह दे रहा हूँ, और 1 साल के बाद आप ही के डिबेट में पल्लवी जी बैठ के मित्र से मैं पूछूंगा कि कहाँ गए 10 लाख नौकरियां, धरातल पे कहाँ है। आप उनकी जो जितनी भी रिपोर्टें मांगूंगा इनसे। चलिए बोलिए वशिष्ठ साहब। दोबारा से जुमलेबाजी हवाबाजी ना कर सके डिबेट पे। बिल्कुल पल्लवी जी, 1 साल बाद जरूर आप और हम अपने कांग्रेस के मित्र के साथ जरूर बैठेंगे, बिल्कुल चाय पियेंगे साथ ही। जो 15 लाख की बार बात हो रही है, मैं इससे कहना चाहता हूँ कि एक बार तसल्ली से वो स्टेटमेंट सुन लें कि वो 15 लाख रुपए थे क्या। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इतना काला धन विदेशों में है
सी वो वापस आ जाए। तो सब लोगों के पास 15-15 लाख रुपए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं अपनी जेब से दे दूंगा या वो लाके उनकी जेब में डाल दूंगा। नहीं, काला धन लाने किसकी जिम्मेवारी है? अरे हाँ तो ठीक है, आपने जमा करवाया, हम ला नहीं, किसकी जिम्मेवारी है? ला रहे हैं। नहीं, कितने लोगों के नाम आए? कितने लोगों के नाम आए? जमा करवाया। ये झूठ परोसना कब बंद करोगे? मैं यही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी यही पूछ रही है कि ये झूठ परोसना बंद करो। नहीं, 35 रुपए पेट्रोल देना बंद करो, 200 रुपए का सिलेंडर देना बंद करो, ये जुमलेबाजी हवाबाजी बंद करो, यही पूछूंगा। कांग्रेस पार्टी यही पूछेगी। गलत बात है ये। अच्छा, कहानी कुछ भी कहते रहे। मैडम पल्लवी जी को भी पता है 35 रुपए पेट्रोल 35 बार आपके पार्टी द्वारा बोला गया। नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूं आपको। हाँ भेज दीजिए आप। भेज दूं मित्र मेरे? नहीं, भेज दूं मित्र मेरे 35 रुपए पेट्रोल। नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो टैक्स देना बंद हो जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 35 रुपए पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 200 रुपए के सिलेंडर मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बातें नहीं हुई थी कुछ भी। अरे भाई साहब, मैं आपको पहले बताया मित्र हमारे, आप कई डिबेट में साथ आए हो। मैं कांग्रेस पार्टी हवाबाजी बात नहीं करती, बगैर तथ्य के कोई सवाल नहीं करते हम लोग। ये आदत हमारी विचारधारा में नहीं है, झूठ बोलना, झूठ परोसना। हमारी विचारधारा में कटु सत्य बोलना होता है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ जनता ने नकारा है। नहीं, जनता ने नकारा है या सिस्टम का दोष है, ये तो वक्त बताएगा। नहीं, गालिब का एक शेर है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गालिब का एक शेर है कि माना कि तो कयामत है लेकिन कयामत तक तो नहीं। तो आप इतना घमंड न करो, आप इतनी अहंकारी न करो, हंसने की बात नहीं है। मैं दोबारा कहता हूँ, नहीं, दोबारा शायद कहता हूँ कि नहीं अहंकारी सरकार हो। मैं दोबारा कहता हूँ, नहीं, मैं कहता हूँ दोबारा, बात तो सुन ले। साहब विपक्ष में बैठे हैं ना आप, अब इतनी सारी कमियां और खामियां हैं, आप जनता के बीच पहुंचाइए। आप भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले थे, उससे पहले तो आपने सत्याग्रह शुरू कर दिया। जगह जगह आप लोगों ने इतना अभी हंगामा मचाया हुआ है। लोगों तक पहुंचाइए, सच्चाई पहुंचाइए सर। बताइए सरकार की खराब नीतियों के बारे में, ताकि 2024 तक आप अपनी भी जमीन मजबूत कर पाए और थोड़ी इनकी कमजोर कर पाए। समय की कमी है सर, इसलिए बीच में रोक रही हूँ। आपको माफी चाहूंगी सर, अगली बार जरूर हम बात करेंगे इस मसले पर विस्तार के साथ। अभी आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।